नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत तिवारी है। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने इतिहास विषय से जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ मैंने इतिहास विषय से जो मध्य प्रदेश सेट होता है वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। अगर बात करें मेरी एजुकेशन की तो मैंने सागर में सरस्वती शिशु मंदिर से 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से बीएससी किया है अपने ग्रेजुएशन में, और वहीं से मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए किया हुआ है। और उसके बाद मैंने दर्शन शास्त्र विषय से डॉक्टर हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर से एमए किया था फिर से। बात करें यूजीसी नेट के बारे में, यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, और टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आपके सेकंड पेपर में 60 मार्क्स 65 मार्क्स आते हैं तो आपको 35 मार्क्स या उससे ऊपर भी लाने पड़ेंगे, तब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। और मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे लास्ट ईयर के टॉपर्स के, जिन्होंने दावा किया था कि उन लोगों ने उसमें 41 45 इस स्तर के मार्क्स भी गेन किए हैं। तो वो डुएबल है, आप फर्स्ट पेपर में 45 मार्क्स तक ला सकते हैं और आपका फर्स्ट पेपर डिसाइडिंग हो सकता है जेआरएफ के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट को आप कितना ही पढ़ लें, आप उसमें बहुत ज्यादा कमांड कर भी लेंगे तो भी आप उसमें 70 मार्क्स बहुत ज्यादा मेहनत करके ला सकते हैं, और उसके लिए आपको 2 से 3 साल देने पड़ेंगे आपके सब्जेक्ट के लिए, है ना। जो किसी के 70 मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री में 70 मार्क्स आते हैं, तो बहुत पढ़ के नहीं आते कि आपने 6 महीने पढ़ा और क्या है, वो आपकी बहुत पहले की पढ़ाई जो होती है उससे आते हैं, तो इसलिए फर्स्ट पेपर की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मेरी बात करें तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मैम को पढ़ा था, जो बुक आती है, और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब से गुलशन अख्तर मैम की और अदिति मैम है जेआरएफ अड्डा की, उनकी क्लासेस कोई जो फ्री क्लासेस अवेलेबल थी वो देखी थी। मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास नहीं ली थी उसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए। और अगर बात करें मॉक टेस्ट की, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वही मैंने लेके रखे थे, और मॉक टेस्ट के लिए आप किसी भी जैसे पीडब्ल्यू है, टेस्ट है, इनमें से किसी का भी मैं कोर्स के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप उनका जो टेस्ट सीरीज होती है वो स्पेशली जो पीवाईक्यूज होते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, आप उन्हीं को ले लें, क्योंकि आपको जो एग्जाम का मोड है उसी मोड में टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस रहेगी और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा कि आप डीआई के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि डीआई बहुत लेंथी आता है, अप्रोक्स आधा घंटा ही लग जाता है, तो फिर आप कैसे बाकी 45 क्वेश्चन आधे घंटे में करेंगे, उसका टाइम मैनेजमेंट का भी आपको आइडिया हो जाएगा आप जब फर्स्ट पेपर के टेस्ट लगाएंगे। और अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो इतिहास के लिए मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज का यूज किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि आप 50 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 50 बार पढ़ लीजिए। और मैंने इतिहास के जो बुक लिस्ट है मेरी, उसके लिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए परीक्षावाणी और मॉडर्न के लिए परीक्षावाणी की बुक का इस्तेमाल किया था, और साथ ही मैंने जो मध्यकालीन भारत की बुक आती है उसके लिए मैंने सौरभ चौबीसर की जो बुक आती है उसका यूज किया था। और इतिहास लेखन के लिए मैंने खास कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत इन्हू के मटेरियल से देखा था और जो पीवाईक्यूज आते हैं उन्हीं को फोकस किया था। इतिहास लेखन के लिए मैंने कोई खास अलग से बुक ली नहीं थी, एक बुक ली थी तो वो मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप ट्राई कीजिए कि इतिहास लेखन के आप जो पीवाईक्यूज आते हैं उन्हीं में से आप नोट्स ले लीजिए, और ज्यादातर वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे इस बार इतिहास लेखन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, और आप हमेशा छांट के रखिए कि इतना इतना हमें करना ही है। फॉर एग्जाम्पल आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आपको सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देने उनको, आप उनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन सकता है उससे। और अगर बात करें क्लासेस की कि आपको क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं तो कोई भी क्लास नहीं लेती, और आप सेल्फ स्टडी से आराम से जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लिमिटेड सोर्स रखें और उन्हीं सोर्सेस को बार बार रिवाइज करें, पीवाईक्यूज लगाएं, और पीवाईक्यू को अभी मैंने फर्स्ट पेपर के लिए कहा था, सेम चीज सेकंड पेपर के लिए है कि आप पीवाईक्यू का ही यूज करें एज अ मॉक टेस्ट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मोड में दे रहा हो, एज अ मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज को ही दे रहा हो, तो उनको आप लगा लीजिए, आपको क्लासेस के लिए खास जरूरत है नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी से ही ट्राई करें, आप 4 से 5 घंटे डेली उनको कंसिस्टेंसी के साथ दें आप उनको सब्जेक्ट्स को अपने, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप हमेशा लेके चलें कि आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनके साथ आप एक पेपर भी रखें कि आपको कोई चीज लगती है कि हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको याद करना चाहते हैं, तो आप उसको साइड में लिख लें। जैसे मैंने क्या किया था कि जो बुक्स होती हैं पेपर में, एग्जाम में जो होता है नेट का, उसमें बुक्स के नाम बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने एक कॉपी ली और मैं जब भी पीवाईक्यूज लगाता था उसमें जो भी बुक्स के नाम आते थे तो मैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेता था, और मैं उनमें से बुक्स की एक लिस्ट बना लेता था, ये बुक्स के नाम आए, बाजू उसका राइटर है, और स्पेसिफिकली उसमें कोई और डिटेल मिल जाती थी, जैसे इसमें कितने सर्ग हैं, कितने अध्याय हैं, या कोई खास चीज की इसमें हल के बारे में बताया है इस बुक में खेती के बारे में बताया है, तो ये सब चीजें मैं लिख लेता था। और पीवाईक्यूज से भी मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं उनको मैंने एक कॉपी पे अलग से प्रॉपर एक कॉपी मैंने पीवाईक्यूज के लिए बना के रखी थी। तो आप फोकस कीजिए कि आप पीवाईक्यूज पूरे लगाएं, कोई बुक लीजिए, जैसे यूथ कंपटीशन की बुक लीजिए पीवाईक्यूज की, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी, आप उसको पूरा लगा दीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। क्या होता है कि आप बार बार पीवाईक्यूज नहीं लगा सकते हैं, या बुक से बार बार पीवाईक्यू लगा लें,
उससे अच्छा होगा कि आप बुक लें, यूआईक्यूज लगाएं और साथ में कॉपी रखें, उस कॉपी पे लिखते जाएं। जैसे आपने लगाया कि महाभारत के आलोचनात्मक टीकाकार कौन है ना? तो आपको एक राइटर का नाम मिलेगा उसमें, वो नाम तो मुझे कभी याद नहीं है, लेकिन वो नाम हो सकता है अगली बार किसी और टाइप से आ जाए, जैसे इस पर्सन ने किसकी आलोचनात्मक समीक्षा की है, या इसने किस पर अध्ययन किया है। फेमस राइटर है, 48 ईयर्स ने अपना पूरा महाभारत को दिया है, नेट में उससे ऑलमोस्ट 10 बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप वो सब चीजें लिख सकते हैं साइड में उस पेपर पे, है ना? तो आपको अलग से बाद में इतनी मोटी बुक नहीं लगानी पड़ेगी, आप फिर अपनी कॉपी देखेंगे और ये करेंगे। सेम चीज बुक्स के साथ है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो उसको आपको खास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है उसके साथ, तो पहले से ही बहुत कंसाइज बुक है और आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर बात करें एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल करने की या टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप एग्जाम हॉल में प्रॉपर माइंडसेट बना के जाएं कि किस चीज को कितना टाइम देना है। जैसे डीआई है तो आप उसको देख लीजिए कि अगर डीआई बहुत टफ आता है, अगर तो बहुत बार अगर आप उसको करने बैठेंगे तो आपका 40 मिनट लग जाएगा उसमें। जैसे इस बार का जो पेपर हुआ था, मैंने डीआई के लिए 40 मिनट दे दिए थे पूरे, और बाकी का पूरा जो पेपर किया था मैंने वो आनंद फानंद सॉल्व किया था, लेकिन इस बार मेरा हो गया जीआईएफ। वो तो जरूरी नहीं कि वो हर बार काम कर जाए, ट्राई कीजिए कि वो, मुझे लगता है कि मेरी गलती थी कि मैंने डीआई पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, उसमें से सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे जबकि 5 में से, अप्रोक्स 40 मिनट देने के बाद ही। तो आप ट्राई कीजिए कि पहले आप, डीआई बहुत टफ है तो पहले जल्दी जल्दी पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर हो सकता है लेन दिया जाए, आपने डीआई में टाइम दे दिया, ऊपर से पेपर लेन दिया गया, आपका पेपर छूट भी सकता है, और पेपर छोड़ना अपने आप में एक बहुत आत्मघातक कदम हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कीजिए, कुछ भी छोड़ के मत आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है यूजीसी नेट में, जो आपको छोड़ना है या कोई क्वेश्चन छोड़ना है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। और अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट की उसी पेपर के अंदर अंदर प्रेशर के साथ साथ, तो टाइम आप डिसाइड कीजिए कि जैसे अगर बात करें फर्स्ट पेपर की, आप फर्स्ट पेपर के लिए प्रॉपर 1 घंटा ही रखिए, या ऐसा मान लीजिए कि आप 1.5 घंटा फर्स्ट पेपर को देंगे, 1.5 घंटे में आप सेकंड पेपर सोल्व कर देंगे। जैसे मैं क्या करता था जब टेस्ट लगा था, तो मैं पहले 1.5 घंटे में सेकंड पेपर सोल्व करता था, फिर ट्राई करता था कि 1.5 घंटे में फर्स्ट पेपर सोल्व कर लूँ। तो इस चीज से मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैंने जल्दी जल्दी चीजें कर ली थी, एक और क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा दिया था। तो आप भी यही चीज इंप्रूव कीजिए अपनी, आप अपनी कैलकुलेशंस पे काम कीजिए, आप टेबल्स याद कीजिए जितना हो सके, क्योंकि कैलकुलेशंस डीआई में आपके बहुत काम आती हैं। वहां पर आप बैठ के टेबल ही बना सकते हैं, आप 20 की टेबल बनाओगे, 25 की टेबल बनाओगे, 26 की टेबल बनाओगे, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें कि आप नेगेटिव थॉट से खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हैं, आपके सराउंडिंग में, आप उनसे दूर रहें, क्योंकि अगर कोई भी आपसे कहता है कि आपसे नहीं होगा, तो आप सबसे पहले तो यही चीज कीजिए कि इस पर्सन से हमें बहुत दूर रहना है। ऐसे लोगों, जब भी आपका बहुत फ्लो बन रहा होगा पढ़ने का, तभी वो आपको बहुत नेगेटिव कर देंगे, है ना? चाहे वो कोई भी हो, अगर आपकी फैमिली में आपको डिमोटिवेट करता है तो आप उससे कुछ टाइम के लिए एग्जाम तक कम से कम बात करना होल्ड कर दीजिए, आप उसको बहुत ज्यादा बात मत कीजिए उससे, तो इससे नुकसान हमारा होता है, टाइम हमारा जाता है, माइंड नेगेटिव हमारा होता है, तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम आए और आप एग्जाम के 20 दिन पहले बीमार हो जाएं और आप एग्जाम बहुत अच्छे से ना दे पाए, या एग्जाम के 4 दिन पहले आपको जुकाम हो जाए और एग्जाम तक आपको जुकाम रहे, तो जुकाम में भी आपका दिमाग खास काम नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉपर फोकस रखिए। और सेकंड चीज ये कि यूजीसी नेट एग्जाम का बहुत टफ मत समझिए, उसका सीधा ये है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी से मतलब है कि आप खुद के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, ना कि यूट्यूब की स्ट्रेटजी देख के कि 300 में से 260 मार्क्स कैसे लाएं, 300 में से इतना। ये सब चीजें सबके लिए तार्किक नहीं हो सकती, या सबके लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती। हो सकता है मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊं, वो 10 लोगों के काम में आए, बाकी 400 लोगों के वो काम में आए ना, है ना? तो इन सब चीजों से आप बचें। और जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये सब हर एक इंस्टीट्यूट अपना मार्केटिंग करता है। तो आप ले सकते हैं इंस्टीट्यूट की कोचिंग, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा उसी पे डिपेंडेंट मत हो जाइए कि नहीं नहीं इस इंस्टीट्यूट ने हमें ये दे दिया है तो अब हमारा कंफर्म ही है, क्योंकि हो सकता है वो जो पढ़ा रहा है उससे ना आए, है ना? या वो जो पढ़ा रहे वो आए लेकिन आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और आप गलत करके आ जाए, है ना? तो आप लेना चाहें क्लास तो ऑप्शनल है, बिना क्लास के भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं एकदम फोर्स, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लें क्लास। अगर आप सेल्फ स्टडी प्रेफर करेंगे तो आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब अपन खुद से चीजें समझते हैं तो वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आप खुद से समझिए, खुद से लिख के देखिए, हाँ ये हमसे हो रहा है, आप खुद कंपेयर कीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं मुगल काल, तो हो सकता है आप खुद से कंपेयर कर लीजिए मुगल काल का जो स्ट्रक्चर है, तो मुगल काल का प्रशासनिक ढांचा है, आप उसको दिल्ली सल्तनत से कंपेयर कर लीजिए। हो सकता है आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज मिल जाए, बहुत सारी अनसिमिलरिटीज मिल जाए, या असमानताएं मिल जाए, तो आप
खुद से आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक टर्म है प्रादेशिक प्रदेष्टा, उसको भी आप देखेंगे मौर्य काल में कुछ और है, मौर्योत्तर काल में उसका यूज कुछ और है, गुप्त काल में कुछ और है। तो आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड सेट हो जाएगी कि हाँ ये चीज हमें ऐसे ही हैंडल करनी है और ये चीज हमें ऐसे हैंडल करनी है। तो ये सारी चीजें कीजिए। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब पीवाईक्यू चलाएंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स रहेंगे, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एकदम बहुत आए तो मेरे रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई थी जब मैं तैयारी कर रहा था। जैसे अपन बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन किसी का भी हो, क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबका प्रशासन अच्छे से करना चाहिए। स्पेशली जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, इन सबका प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके शासन पे, मौर्यों के, गुप्त के, और जो मौर्योत्तर काल है, मुगलों का प्रशासन है। और आप देखेंगे बुक्स के नाम हर साल आते ही हैं, या तो मैच करने आते हैं या एलिमिनेट करने आते हैं, में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। और इनका तो सीधा मैंने अभी जैसे बताया था पहले कि मैंने एक रजिस्टर उनको लिख लिया था। आप उनको ऐसे याद करने का ट्राई मत कीजिए कि एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाए, किसी ने बोला राष्ट्रंगी तो वो कल हाँ आ ही जाए। आप तो उनको देखते रहिए। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है, अचेतन आपका जो मन है, वो वहां पे क्लिक कर देगा कि ये राइटर इसका हो सकता है, और 99% चांस है वो आपका सही होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और सेकंड चीज मेरी है कि जब भी आप पेपर दें तो आप एक अगर कोई क्वेश्चन आप तुक्का लगा रहे हैं, जो आप फर्स्ट टाइम में लगा रहे हैं वही लगाएं। ऐसा ना करें कि आपने 95 क्वेश्चन का सी लगाया है, लेकिन आपको एकदम से ध्यान आया कि नहीं नहीं उसमें तो बी भी हो सकता है, तो आप वापस इस क्वेश्चन पे आपने बी कर दिया, और जब आपने चेंज किया और जब फिर आंसर किया ही तो सी ही था उसका, आपने सी से बी किया तो आपका गलत हो गया। तो अगर आपको श्योर नहीं है और आप पहले कुछ लगा चुके हैं तो आप उसको चेंज मत कीजिए। अच्छा, बात करें यार, कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करके जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, और कितने मतलब कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये सब चीजों की बात करें अगर, तो मेरे हिसाब से तो मैंने कभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, और ना मैं से टाइम टेबल बनाने वाला कोई व्यक्ति हूँ, और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि वो टाइम टेबल बना के पढ़े, क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने लाइब्रेरी जाना चालू किया था, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरा मेरा पूरा का पूरा दिन लाइब्रेरी में चला जाता था। सुबह लाइब्रेरी जाओ, शाम को लाइब्रेरी जाओ, तो पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होती थी, इसलिए मैंने बंद कर दी उसको। क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। आप 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं और उन 8 घंटों में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हैं, या घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है उस लाइब्रेरी जाने का। आप 4 घंटे घर पे बैठ के पढ़ लो, उससे 4 4 घंटे सो लो, तो सोना ज्यादा वर्थ इट है 4 घंटे वेस्ट करने से, अच्छा है ना। तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक करना है, इतने टाइम में करना ही है। तो चाहे वो घर पे हो, चाहे वो लाइब्रेरी जाके हो, चाहे कैसे हो, लेकिन कर लीजिए। और ऐसा कीजिए कि अगर आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है उसका अगर आप एटलीस्ट 70 to 75% भी कर पा रहे हैं तो मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप टॉपिक अचीव कर रहे हैं टाइम के पहले, तो आपने टॉपिक बहुत छोटा डिसाइड कर लिया था, है ना। गोल्स ऐसे अचीव कीजिए जो आपकी लिमिट के बियॉन्ड हो, और आप कितना क्लोजेस्ट उस गोल के पास जा सकते हैं, हमेशा ऐसे ट्राई कीजिए। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपके अंदर से आपके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर रहेगा कि अरे यार यहाँ पढ़ना है पढ़ना है। और सेकंड थिंग आपके साथ ये होगी कि आपकी कैपेसिटीज पढ़ने की बढ़ती जाएंगी। और सेकंड थिंग है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए, किताबें पढ़ने पे फोकस कीजिए। आप शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ पीडीएफ के शॉर्टकट्स मिल जाए कहीं टेलीग्राम से, किसी फला फला क्लास की नोट्स मिल जाए, और ये सब चीजें आपके लिए बहुत घातक हो सकती हैं। अगर बात करें कि मैं कैसे पढ़ता था, तो मेरा तो ये था कि मैं देखता था कि मेरा खुद से जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है, जैसे आपका अगर प्रोडक्टिव टाइम सबसे ज्यादा 2 से 5 के बीच में दोपहर में, तो आप वो वाला टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए सेव करके रखिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने प्रोडक्टिव टाइम के अलावा पढ़ते हैं तो आपका खास मतलब निकलता नहीं है। किसी किसी का प्रोडक्टिव टाइम रात में होता है, तो जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें, आप रात में ही पढ़िए। सुबह आप सोइए अच्छे आराम से। अगर आपका मन रात में लग रहा है तो वो आपको रिजल्ट दे रहा है कि हाँ मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, और मुझे आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ मैं रात में 12 से 4 पढ़ता हूँ, मेरी अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप रात में 12 से 4 ही पढ़िए। आप किसी का मत सुनिए, क्योंकि जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपको खुद को पता है। आप किसी के हिसाब से मत सुनिए कि अरे लाइक कोई भी पर्सन 4 बजे उठ के पढ़ने लगता है, उस पर्सन की कैपेबिलिटी 4 से 8 के बीच में अच्छे से होती हुई, जो अपना माइंड उसका होगा, उसको उस टाइम पे अच्छे से काम करता होगा। तो आप सिर्फ अपने हिसाब से काम कीजिए, आप किसी और के हिसाब से अपने को मत ढालिए। आप अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, उन पे भरोसा रखिए आप, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें एग्जाम में जो फैमिली या फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव हैं, हो सकता है आपका एग्जाम ना निकले तो वो सीधा बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगला निकल जाएगा, है ना। और मेरा भी यही मानना है कि आप 2 या 3 अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, पढ़ के सीरियसली सिंसियरली पढ़ के, कि एक अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, अकेला नेट हुआ, पीएचडी ओनली हुआ,
आपने फिर से सिंसियरली पढ़ा, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम, और 2 में, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इससे पहले अब मैंने दिसंबर 2024 में दिया था, उस टाइम मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने फिर से थोड़ा सा, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला था कि दो एक अटेम्प्ट और देंगे अपन, और मैक्सिमम एक और उसके बाद, तो 2 अटेम्प्ट अपन हो जाएंगे। तो उन लोग की बात सही थी, वो सही है वो बात, कि आप 2 से 3 अटेम्प्ट दीजिए ढंग से पढ़ के। ऐसे नहीं कि आपने अटेम्प्ट दे दिया एक, अरे नहीं निकला, आप डिमोटिवेट, डिमोटिवेट होने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी 6 महीने बाद फिर से नेट का पेपर होगा, आप पढ़िए 6 महीने बैठ के, है ना। खुद को आप एनालाइज कीजिए कि मैंने इस एग्जाम में ये गलतियां की हैं, है ना। ना कि वहां बैठ बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि अरे मुझसे कुछ नहीं होगा, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 2 अटेम्प्ट ढंग से पढ़ के दें, आपकी जो पूरी कैपेबिलिटीज हैं। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं। साथ में एमपीपीसीएस का एग्जाम था, वो भी दे रहे हैं, बाजू में बीपीएससी का एग्जाम पड़ा स्टेट में, बिहार में, या यूपी में यूपीपीएससीएस का पड़ा पड़ोसी स्टेट है एमपी का, तो वहां का भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपका निकल भी जाए, लेकिन वही है कि दो नाव की सवारी करने में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं आपको, है ना। तो आप दोनों की सवारी एक साथ नहीं कर सकते, आप किसी एक नाव पर सवार हो सकते हैं। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि आप प्रॉपर 6 महीने बैठ के सिर्फ पहले जेआरएफ ले लीजिए, फिर आप यूपीपीएससीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आपको जो करना आप वो कर सकते हैं, है ना। मेरी सलाह यही है कि आप अच्छे से टाइम दीजिए जिस चीज को भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में मैसअप होता है। वहां बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो यहाँ काम में नहीं आएंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ती है जो वहां काम में नहीं आएंगी, है ना। तो आप एक प्रॉपर क्लैरिटी रखिए, मेरे हिसाब से क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी नोट्स की हो, बुक्स की हो। बुक्स में भी आप क्लैरिटी रखिए कि ये बुक्स पढ़नी है, ये सब छोड़ना है, ये हटाना है, ये नहीं करना है। जैसे मैं टॉपिक की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, मौलिकता प्रशासन, तो आप पहले से छांट लीजिए कि मुझे चोलास पढ़ना ही है, मुझे पांड्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पांड्यास के बारे में जो है वो पढ़ना ही है साउथ इंडिया में। और साउथ साउथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज्यादा आ रही है अभी एग्जाम में, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको उसको कवर करना ही चाहिए। साथ में प्रशासन की बात मैं कर ही चुका था अभी पहली वीडियो में, तो आपको प्रशासन करना है, बुक्स के नाम वो करने ही करने हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें आपको सबसे पहले तो महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ना है, कांग्रेस की हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ने, कहाँ उनके सम्मेलन हुए, कहाँ उन्होंने कैसे किया, बहुत जो हाईलाइटेड चीज है सम्मेलनों की वो भी आपको याद रखनी है। पर्सनैलिटीज जो है ना, जैसे गॉर्डन लीव है, तो नागालैंड में उन्होंने क्या योगदान दिया, या कोई अदर पर्सन है, तो उनके बारे में आप प्रॉपर जानकारी रखिए। और आपको घटनाओं के अंदर की थोड़ी सी डिटेल चाहिए पड़ेगी, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था, है ना। और कोई यार पर्सन का नाम उस घटना के अंदर मिल रहा है स्पेसिफिक के अंदर, तो उस पर्सन के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिए। तो यही सब मेरी एडवाइस है, और आपके भविष्य के उज्जवल शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डीकेटी को, और जिन्होंने मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।